we cannot solve problem with the same thinking. So we can use to create them, think positive like a proton and go ahead. Welcome to Rising Champs Academy. Hello, my name is Sagar Kumar and I am MSc Chemistry from the MGPG Degree College. यहाँ पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 10th की जो भी सब्जेक्ट है साइंस, उसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ये डिस्कशन करेंगे कि हमारा जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो क्या है। हाई स्कूल का जो हमारा कोर्स स्ट्रक्चर है साइंस के लिए वो क्या है। सबसे पहले हम इसमें यूनिट्स को देखेंगे कि कितने यूनिट्स आते हैं टोटली, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि पहला यूनिट हमारा जो आता है वो आता है केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है। तो केमिकल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं। जो भी हमारे जीवन में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनको हम फर्दरली इसमें केमिस्ट्री के थ्रू, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा आता है वर्ल्ड ऑफ लिविंग। इसके अलावा आता है नेचुरल फिनोमेना, ठीक है। तो नेचुरल फिनोमेना क्या होती हैं? जो भी हमारे प्रकृति में आपदाएं होती हैं, जो भी हमारे प्रकृति को नष्ट करती हैं, जैसे कि भूकंप हो गया, फर्दरली बाढ़ हो गया, उसके अलावा जो भी हमारे साइक्लोन्स वगैरह आते हैं उन सभी को इंक्लूड करते हैं नेचुरल फिनोमेना में, ठीक है। तो इन्हें भी हमें स्टडी करना है। इसके अलावा है इफ़ेक्ट ऑफ करंट, जो कि एक फिजिक्स का पार्ट है जो। और इसके अलावा आता है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल हम उससे क्रिएट नहीं किए हों, वो प्रकृति में अपने आप ही उत्पन्न हुए हों, तो उन्हें बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो जैसे कि इसमें आ जाएंगे प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं, मान लीजिए कि आप माउंटेन्स वगैरह हैं, और इसके अलावा जो मनुष्य भी है खुद, और इसके अलावा हम इसमें देखेंगे मार्किंग को लेकर के बात। तो मार्किंग किस तरह से की जाती है कि केमिकल सब्सटेंसेस की जो मार्किंग होती है और 25 नंबर के सबसे हाईएस्ट नंबर के आते हैं केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है, जिसको हमें स्टडी करना है डिटेल में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जो वर्ल्ड ऑफ लिविंग है वो हमारा 23 नंबर्स के आते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज वो जो है 12 नंबर के, इस तरह से इफेक्ट ऑफ करंट 13 नंबर के, और नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो 7 नंबर के आते हैं। तो कुल मिला जुला करके यहाँ पे जो नंबर आ जाता है वो टोटल हमारा 80 नंबर आ जाता है, ठीक है, ठीक है, 80 नंबर आ जाता है। और जो इंटरनल, जो भी हमारे कॉलेज वगैरह, जो भी स्कूल्स वगैरह जो हमारे कराते हैं, जो भी एग्ज़ाम्स इंटरनली, उनके 20 नंबर्स हो जाते हैं। तो कुल मिला जुला करके हमें यहाँ पर 100 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूनिट 1 जो भी हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन है, जिससे हमारा मार्क्स अच्छा गेन हो जाता है, तो वो पोर्शन हमारा यही है, ये जो हमारा पोर्शन है। तो ये जो पोर्शन है हमारा 25 मार्क्स देता है हमें आउट ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट हो जाता है केमिस्ट्री सब्सटेंसेस का। तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करेंगे इसमें यूनिट 1, ठीक है। तो यूनिट 1 में क्या आता है? केमिकल सब्सटेंसेस, जिनको बोलते हैं उनके नेचर्स एंड इसके बिहेवियर्स। तो ये 25 मार्क्स के हमारे रिवाइज सिलेबस के हिसाब से ये टोटल हमारे इतने आते हैं। कि सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो हमारा आता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इसमें सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, और इनके अलावा इनमें स्टडी करनी है हमें कि इनके इक्वेशंस क्या होते हैं। पहले तो हमें ये स्टडी करनी है। तो एक एग्जांपल लेकर के हम चलते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, आपको समझ नहीं आएगा। अगर जरा सा भी स्किप कर देंगे तो आप में जो आगे के ये पोर्शन है, ये एग्जांपल है, इसके थ्रू आपको समझाना है मुझे, तो इसको आप ज़रूर से इसको स्किप ना करें और इसको पूरा अच्छे से देखें, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की। तो जिस तरह से अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि अगर हम कोई पानी अगर हमें है, इस बर्तन में मैं अगर पानी ले लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैंने इस बर्तन में पानी ले लिया, ठीक है, एक बर्तन मैंने लिया और इसमें मैंने फर्दरली पानी ले लिया, ठीक है, पानी मैंने ले लिया। अब मैंने क्या किया कि एक बर्नर लगाया, यहाँ पे एक बर्नर लगाया, मतलब बर्नर जहाँ से आग निकलेगी और इसको ये जलाएगी, ठीक है।
तो बर्नर जलेगा तो लाल लाल आग जलेगा भाई, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। रेड से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आग जलने स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब जैसे जैसे ये आग जलेगी, जैसे जैसे ये आग जलेगी, तो अब इस पानी के अवस्था में फर्दली चेंज आएगा, ठीक है। तो इसके फर्दली अवस्था में चेंज आएगा। तो चेंज में सबसे पहला चेंज क्या होगा हमारा, कि इसका चेंज ऑफ स्टेट होगा, चेंज ऑफ स्टेट होगा। स्टेट में इसके चेंजेस आएंगे, इसके अवस्था में चेंजेस आएंगे, ठीक है, इसमें जो लिक्विड भरा है। इसके अलावा दूसरा चेंजेस आएगा चेंज ऑफ, इसमें फर्दली जो हमारा पानी भरा है वो उसमें फर्दली इसके अवस्था में चेंज आएगा, और दूसरा इसमें चेंज आएगा इफेक्ट ऑफ, या इसके चेंज आएगा इसके टेम्परेचर में, फर्दली इसके टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे, ठीक है। तीसरा बात अगर हम बात करें तो इसके जो भी हमारा ये हीटिंग निकल रहा है, तो इसमें इससे इसके हीटिंग में ही कई चीज़ चेंजिंग आएंगे, मतलब चेंज ऑफ हीट होगा, हीट में भी चेंजेस होंगी, हीट चेंज ऑफ हीट भी होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे जो पीपीटी इसमें बनेंगे कि मतलब पानी जैसे ही गर्म कर दिया जाएगा तो उनमें जो भी बैक्टीरियाज वगैरह होंगे वो सारे मतलब निकल करके नीचे की साइड में आकर के इकट्ठा होंगे, तो प्रिसिपिटेशन भी होगा एक तरह से, चेन उसमें प्रिसिपिटेशन प्रोसेस भी आएगा। तो इस तरह से यह सब केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें कि इक्वेशंस की, तो इक्वेशंस क्या होते हैं कि इक्वेशंस जो भी इनको सिंबलाइज करें, जैसे कि अगर हम यही बात करें कि वाटर का एक जब प्रोसेस हो रहा है तो इसमें फर्दली एक रिएक्शन हो रहा है कि ये आग लग रही है, यहाँ से आग लगाया जा रहा है, इस पे जल रहा है, और ये पूरा आग जो है इस पे लग रहा है और रिएक्शन हो रहा है। तो जो रिएक्शन होता है इसको ही सिंबलाइज करना, इसी को सिंबलाइज करना, सिंबलाइज करना या इसको फॉर्मुलेट करना एंड डायरेक्शंस के साथ इसको बताना, डायरेक्शंस के साथ इसको बताना ही इक्वेशंस कहलाता है, ठीक है। तो इक्वेशन के बारे में हमें स्टडी करनी है। अब इसमें बहुत सारे इक्वेशंस आएंगे, बैलेंस्ड इक्वेशंस आएंगे, जिसमें जो रिएक्शंस होंगे उसमें हम फर्दरली देखेंगे कि रिएक्शन जो भी हम करवा रहे हैं उसमें इधर का जो लेफ्ट हैंड साइड है, इधर का जो राइट हैंड साइड है, ये क्या इस दोनों के इक्वल है कि नहीं, ये सब कंडीशंस आएंगी, ठीक है। तो इसके अलावा जो हमारे इसमें रिएक्शंस आएंगे फर्दरली, तो इसमें हम ये देखेंगे कि रिएक्शंस ये कब बराबर हो रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा इनमें टाइप्स ऑफ रिएक्शंस भी पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारे रिएक्शंस आएंगे, जिसमें सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन आएगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आएंगे, उसमें उसके बाद उसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आएंगे, और उसके अलावा जो हैं फिर हमारे आगे चल के उसमें प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस आएंगे, और लास्ट जो आएगा वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस भी आएंगे, ठीक है। तो फर्दरली हमारा इसमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में हमको इतना पढ़ना है, ठीक है। दूसरा बात करें तो हम देखेंगे कि एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स। तो अगर हम फर्दरली थोड़ा सा आगे बढ़ें इसको लेकर के, तो जैसे कि हम बात करेंगे कि यहाँ पर एसिड, बेस और साल्ट की, ठीक है, एसिड, बेस और साल्ट की। तो जो एसिड होता है उसको बोलते हैं अम्ल, हिंदी में इसको हम बोलते हैं अम्ल, ठीक है। और बेस को हम बोलते हैं क्षार, ठीक है, ठीक है। हिंदी में आप समझ रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको क्षार। और साल्ट जो होता है वो जनरल भाषा में हम लोग सब जानते हैं कि घरों पे हम यूज करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, नमक बोलते हैं, ठीक है। जनरल लैंग्वेज में हम इसको नमक बोलते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हमें स्टडी करनी है फर्दर। अब इसमें स्टडी क्या करनी है कि एसिड्स क्या होते हैं। अगर मान लीजिए एक रिएक्शन हम ऐसे ही वगैरह आपके नॉलेज के लिए लिख रहे हैं, आप इस पर परेशान ना होइएगा,
आप ये देखिएगा कि अगर वाटर को अगर हम हीट करते हैं तो इसमें दो तरह के आयंस मिलते हैं। तो जो आयंस मिलते हैं उन पे आप गौर करिएगा कि एक मिलता है H+ आयंस और दूसरे मिलते हैं OH- आयंस। ठीक है, तो जिसमें जो H+ आयन देता है, जो भी मतलब वाटर जो होता है, ये हमें जो भी हमारा वाटर होता है, ये जो हमारा वाटर था वो हमारा जो H+ आयन देता है, इन्हीं को हम एसिड्स कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, इन्हीं को हम एसिड्स कहते हैं। और इसके अलावा जो हमारा ये जो OH- आयन होता है, इन्हीं को हम बेसिस कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें साल्ट की, तो साल्ट जो है इन दोनों कैटेगरी से अलग होता है। ठीक है, तो साल्ट जो होता है हमारा फर्दरली अगर रिएक्शन कराते हैं इस तरह का कि अगर हम एक बेस लेते हैं, मतलब एक हम एसिड लेते हैं और एक बेस लेते हैं, बेस मान लेते हैं कि NaOH कोई बेस है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम बेस लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस है ये और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इस तरह से अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो इसमें देखेंगे कि हम दोनों को जब रिएक्शन कराते हैं तो ये आपस में कंबाइन कर जाते हैं, ये वाले दोनों। तो कंबाइन जैसे ही करते हैं तो हमारे क्या हो जाते हैं, NaCl निकल जाता है और यहाँ से वाटर जो है बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर जो ये NaCl बनता है, ठीक है, जो NaCl बनता है इसी को हम क्या बोलते हैं, नमक बोलते हैं। और नमक जो हम घर पे यूज करते हैं खाने में एकदम चटकीला बनाने के लिए उसको यूज करते हैं, तो हम नमक का यूज करते हैं। तो फर्दरली ये जो है हमारा सॉल्ट हो जाता है। ठीक ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें, बात करें कि जो हमारा एसिड होता है, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि आपने कभी लैब में कभी नहीं देखा होगा, लेकिन अगर आपने देखा भी होगा तो एक लिटमस पेपर होता है। ठीक है, लिटमस पेपर होता है, किस तरह का होता है अब देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताने जा रहा हूँ, ज़रा सा आप गौर करेंगे यहाँ पे कि ये जो लिटमस पेपर है ये हम पूरा ब्लू कर दे रहे हैं, मतलब एक ब्लू लिटमस पेपर मैंने ले लिया। ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर ले लिया और जैसे ही हम क्या करते हैं कि जैसे ही हम इस पे एसिड का अटैक कराते हैं, मतलब जैसे ही हम इस पे एसिड डालते हैं, तो जो इसका कलर होता है वो कलर चेंज हो जाता है। किस कलर में, रेड कलर में। देखें इस तरह से वो जो हमारा नीला लिटमस होता है, ब्लू लिटमस, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड लिटमस में। तो ये किसके प्रेजेंस में होता है, ये एसिड के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, एसिड के प्रेजेंस में। बट इसी प्रोसेस को रिवर्स कर देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि यहाँ पर यही चीज़ को हम रिवर्स कर दें, मतलब कि अगर यहीं पे हम फर्दरली हम इसी में रेड लिटमस पेपर पे अगर हम बेस का अटैक करा देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है बच्चों, ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, तो ये जनरल सा एक एग्जाम्पल है। लैब में आप अगर कभी वर्क करते हैं तो ज़रूर ये ट्राई करें कि हमें इससे बेसिक आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि कोई अगर लिटमस पेपर है नीला रंग का, तो वो अगर कन्वर्ट हो जाता है एसिड में, वो कन्वर्ट हो जाता है अगर लाल लिटमस पेपर में, तो वो किसके थ्रू होता है, बाय द अटैक ऑफ एसिड। बट अगर ये लाल लिटमस पेपर अगर हमारा फर्दरली ये नीले लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये किसके थ्रू होता है, बाय द प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर्स में इसमें स्टडी करनी है। और इसके अलावा इसमें बहुत सारी स्टडीज़ करनी है हमें, जो कि एसिड के मतलब जो भी हमारे फर्दरली जो भी इस पर इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे कि एसिड का अगर यूज किया जाए तो रिएक्ट करेगा अगर वाटर से तो क्या बनाएगा, रिएक्ट करेगा अगर सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, या कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा या इन सब से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। ये चीज़ें सभी हमको स्टडी करनी है। इसके अलावा जो बेसिस हैं इस पे भी हमको स्टडी करनी है फर्दरली इसको। ठीक है, तो इतना हम 2 चैप्टर्स के अंतर्गत इतना हम जानेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तीसरे चैप्टर्स की, ठीक है, नॉन मेटल्स की, और नॉन मेटल्स में हमें पढ़ना है मेटल्स
जो भी हमारे प्रकृति में जो मेटल्स मिलते हैं, जिनको हम हिंदी में अगर जानें तो इनको हम धातु बोलते हैं, धातु बोलते हैं, और नॉन मेटल जो होता है इनको हम अधातु बोलते हैं। ठीक है, इनको हम अधातु बोलते हैं। तो इनमें जो फर्दरली स्टडी होगी उसको हम इसमें डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कार्बन कंपाउंड की, तो कार्बन कंपाउंड में बहुत सारी स्टडी होंगी। तो कार्बन कंपाउंड में सबसे पहले हम जानेंगे कार्बन का कोवैलेंसी क्या होता है, मतलब वो कोवैलेंट बॉन्ड किस तरह से बनाता है। कार्बन के कंपाउंड होते हैं वो मिक्स होते हैं विद हाइड्रोजन। तो इस तरह से अगर कंपाउंड हमें जो मिले इसमें कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो, तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इस तरह के कार्बन्स को हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो इनमें जो भी कंपाउंड हमारे बनते हैं वो जनरल कंपाउंड हमारे क्या होते हैं, एल्केन्स होते हैं, दूसरे एल्कीन्स होती हैं, और तीसरा एल्काइंस होते हैं। ठीक है, 3 तरह के हमारे कंपाउंड मिलते हैं, जिनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, तो उसको भी अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पे। तो जो एल्केन्स होते हैं इनका जो हमारा फार्मूला बनता है वो बनता है CnH2n+2। ठीक है, इस तरह से एल्कीन्स का देखेंगे तो CnH2n होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर एल्काइंस का देखेंगे तो CnH2n-2। और जैसे जैसे हम यहाँ वैल्यू पुट करते जाएंगे वैल्यूज़ हमारी आती जाएंगी और उसके हिसाब से उसका फार्मूला हम लिखते जाएंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जैसे ये एल्केन वाला ही है, अगर यहाँ पर हम n की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं इस वाले में, ठीक है, इस वाले में अगर n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो देखें आप, यहाँ पे मैंने n की वैल्यू 1 रखा तो यहाँ पर क्या हो गया 1, ठीक, h हुआ, और यहाँ पर वैल्यू रख रहे हैं हम तो 2 × 1 + 2। ठीक है, तो फर्दरली अगर हम आगे बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे कि ये देखिए C1 है तो C ही लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पर अगर इसको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4। ठीक है, इसी को हम कंपाउंड बोलते हैं, फर्स्ट कंपाउंड ऑफ द एल्केन्स, बाय पुटिंग द वैल्यू 1 इन दिस इक्वेशन। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये फार्मूला आ जाता है। फर्दरली अगर इसमें भी हम पुट करते हैं, यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ पर CH2 आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम 1 पुट करते हैं तो देखेंगे आप क्या होगा, यहाँ 1 नहीं पुट करेंगे, यहाँ पर अगर 1 पुट कर देंगे आप तो देखेंगे ये टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 1 नहीं पुट करना है, यहाँ पर n की वैल्यू 1 हो सकती है, यहाँ पर n की वैल्यू 1 हो सकती है, लेकिन यहाँ n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 2 रखेंगे, तो जैसे ही 2 रखेंगे तो C2H2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इनके कंपाउंड्स आ जाएंगे। तो इसके अलावा हमें ये चीज़ पढ़नी है, और इसके अलावा जो हमारा इनका नेमिंग है उस नेमिंग को हम एक डिफरेंट वे में सीखेंगे, जिसको हम बोलेंगे IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके थ्रू हम इसको सीखेंगे, इसमें नेमिंग इसकी कैसे की जाती है। और इसके अलावा इनके ग्रुप्स वगैरह भी आते हैं। फर्दरली कार्बन के जो ग्रुप होते हैं वो फर्दरली एक क्लोरीन होते हैं, ब्रोमीन होते हैं, आयोडीन होते हैं। फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो इसमें अब कार्बन कंटेनिंग भी कुछ होते हैं, जैसे एल्डिहाइड हो जाएगा और ये कार्बोक्सिलिक हो जाएगा, इसके कीटोन भी हो जाएंगे। तो इसके अलावा ये सब भी आते हैं इसमें। ठीक है, और इसमें और स्टडी करनी है। कार्बन जो होता है इसमें फर्दरली ये कई मेटल नॉन मेटल से भी रिएक्ट करता है, तो उसके बारे में भी स्टडी करनी है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें और चीज़ें भी स्टडी करनी है हमें, जो फर्दरली हम जब इसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे तो इसको हम जानेंगे। ठीक है, इसके अलावा अब लास्ट चैप्टर आता है हमारा इस केमिकल यूनिट 1 पोर्शन में, वो हमारा आता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। तो ये फर्दरली कई वैज्ञानिकों ने इन्हें क्लासीफाई किया। ठीक है, कई वैज्ञानिकों ने इसे क्लासीफाई किया।
क्लासिफाई किया तो इसमें डोबेनियर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक ट्रायड मेथड दिया, उसके द्वारा इसको फर्दरली हम स्टडी कर पाएँ। ठीक है, इसके अलावा जो है बहुत सारे मेथड्स आए, लेकिन मेन बात निकल कर के यही आती है कि जो भी हमारे पीरियोडिक टेबल्स आए वो बेस्ड थे किस पे, बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। यहाँ पर जो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, ठीक है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हमारा आया ये किस पे बेस्ड था हमारा, यह बेस्ड था हमारा एटॉमिक नंबर पे बेस्ड था, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर एक सीरियल वाइज नंबर था जो हमारा 1 से स्टार्ट होकर के 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे करके बढ़ रहा था, इसलिए इसका सहारा लेकर के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया और फर्दरली किस वैज्ञानिक ने इसको दिया था, तो उस वैज्ञानिक का नाम है मोज़ले। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे और इसके बारे में जानकारी लेंगे कि कैसे मतलब ये पीरियोडिक टेबल बनाया गया और फर्दरली इसमें कैसे कैसे इन्होंने अरेंज किया उनको फर्दरली पीरियोडिक में, और फर्दरली उसको मतलब सीरीज़ में कैसे अरेंज किया, और उनमें फर्दरली उन्होंने प्रॉपर्टीज़ भी लगाई जैसे एटॉमिक रेडियाई वगैरह और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह, और उसके अलावा उसमें बेसिसिटी के भी बारे में पूछा गया, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब क्या क्या पीरियोडिक पीरियड्स में और सीरीज़ में वो किस तरह से चेंजेस होंगे उसमें, तो इसके बारे में हमें डिटेल में स्टडी करनी है। एंड आगे की स्टडी हम इस क्लास के बाद करेंगे। थैंक यू सो मच।